ये वाली वीडियो बनाने के लिए ना पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहा था मैं। बच्चे के हाथ में जब नया खिलौना आता है ना तो वो उसके बारे में बात तो करना ही चाहता है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ अपनी गाड़ी की, जो कि है जीप चिरोकी। और आज के इस एपिसोड में मैं ये बात करने वाला हूँ कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली है, कितने की ली है और क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली है। तो मैंने ये गाड़ी ली है दुनिया घूमने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है गाड़ी के अंदर पूरी दुनिया घूमना। और कई सालों से मैं इंतजार कर रहा था या प्लान कर रहा था इस दिन का जब मेरे पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसके साथ आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो इस गाड़ी में मैं पूरी दुनिया कैसे घूमने वाला हूँ मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो ये गाड़ी जो है वो है 2023 जीप चिरोकी, ब्रांड न्यू कार है। मैंने पिछले साल जुलाई में खरीदी थी ये गाड़ी। और जीप चिरोकी का ये ट्रेल हॉक वर्जन है। जो ट्रेल वर्ड है ये ऑफ रोडिंग ट्रेल से रिलेटेड है। मतलब ये गाड़ी जो है ना वो केपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए। ऑफ रोडिंग क्या होता है? जब आप मेन रोड से हटकर जहां रोड नहीं है वहां पर गाड़ी चलाते हो ना तो उसको ऑफ रोडिंग कहते हैं। और जो गाड़ियां ये कर सकती हैं उनको ऑफ रोडिंग व्हीकल्स बोलते हैं। तो ये जो पीछे मेरा गाड़ी आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली 4x4 है। अब जीप की और भी गाड़ी आती है जैसे रैंगलर बहुत पॉपुलर गाड़ी है 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए। या फिर महिंद्रा की थार है जैसे, या फिर फोर्ड की ब्रोंको है। तो ये सब जो गाड़ियां ये भी 4x4 है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो जीप वाला है। तो वो स्ट्रक्चर मुझे कभी पर्सनली बहुत पसंद नहीं आया। और उसके साथ एक और भी कॉन्सिक्वेंस है कि आप उस गाड़ी के साथ ना बहुत लंबी हाईवे ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर उसमें एयर जो विंड नॉइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आई वॉन्टेड अ गाड़ी जिसमें 4x4 कैपेबिलिटीज़ हो, पर एट द सेम टाइम मुझे एक प्रॉपर एसयूवी चाहिए थी जिसमें विंड नॉइज ना हो, जिसको आप अच्छे खासे स्पीड पे घंटों तक लगातार चला सकते हो। तो मुझे उस मामले में यही एक गाड़ी फिट बैठती हुई दिखी। और ये गाड़ी बिल्कुल एज स्मूथ एज बटर चलती है एंड एज पावरफुल एज लायन। भाई जब ये दौड़ती है और जब मैं इसको दौड़ाता हूँ ना तो ये 150 पे पहुँच जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद भी बहुत सारा एक्सीलरेटर बचा होता है मेरे पास। सो दिस इज़ द परफेक्ट कार फॉर मी। और क्या जानना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में? सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स के बारे में बात, यार एक तो ये बाल खराब हो जाते हैं। तो फीचर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फीचर्स में मैं सिर्फ उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर थे कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली है। मतलब एकदम मेजर स्पेशल फीचर्स, क्योंकि सारे फीचर्स की अगर मैंने बात करनी शुरू करी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। तो ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो गाड़ी की ड्राइविंग, उसकी पावर, उसकी टोइंग कैपेसिटी, स्टीयरिंग कंट्रोल्स क्या है, टच स्क्रीन में मेजर क्या ऑप्शंस है, कम्युनिकेशंस के क्या ऑप्शंस है, सेफ्टी के क्या ऑप्शंस है, इन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा टच करेंगे एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्मार्ट दिख रहा हूँ ना मैं? हाँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर की। सो गाड़ी के अंदर 2.0 DOHC इंजन, नॉर्मल भाषा में 2 लीटर का टर्बो पावर्ड इंजन है। मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए और जो भी मैं काम लेने वाला हूँ इस गाड़ी से उसके लिए ये बहुत से भी ज्यादा पावर है। और इसकी जो टोइंग कैपेसिटी है, मतलब गाड़ी के पीछे एक टो हिंज लगा हुआ है जिससे आप एक्चुअली कोई भी ट्रेलर या छोटा मोटा वो जो कैंपर वैन्स होता है वो पीछे आप लगा करके और उसको खींच भी सकते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 2000 किलो की। और 2000 किलो बहुत होता है। 2000 kgs के रेंज में आपको ऐसे ट्रेलर्स मिल जाएंगे जिसमें आप 1 या 2 आदमी या शायद 3 आदमी बहुत आराम से रह सकते हैं। अब आते हैं इसके 4x4 कैपेबिलिटीज पे। तो भाई 4x4 कैपेबिलिटीज इसकी बहुत तगड़ी है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, आप देखो कि ये गाड़ी क्या क्या कर सकती है। अभी मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं स्किल्स में, देखो। देखा आपने? तो ये गाड़ी जो जो कर सकती है ना, अभी तक मैं खुद ही कैपेबल नहीं हूं कि मैं ये सब कर सकता हूं। लेकिन समय के साथ साथ मैं अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज और स्किल्स को भी डेवलप करूंगा और आगे वो सब भी करने की कोशिश करूंगा जो ये गाड़ी कर सकती है। अब इसके अंदर ऑफ रोडिंग से रिलेटेड सस्पेंशंस लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है काफी ऊंची है। जो भी ऐसी जगह होती है ना ऑफ रोडिंग की जहां पर आपको हाई क्लियरेंस चाहिए होता है तो एक 8 इंच जो है ना वो बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। ये गाड़ी जो है वो 8.7 इंचेस पर है, तो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड से ऑलरेडी ऊपर है। और अगर इसमें मैं 2 इंच का सस्पेंशन और अगर ऐड कर दूं ना तो वो 10.7 इंचेस हो जाएगा। और उसके बाद ना फिर ये गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट
95% ऑफ जितने भी ऑफ रोडिंग है ना दुनिया में, वो सब कर सकती है। अब सस्पेंशन के अलावा ना इस गाड़ी के अंदर स्किड प्लेट्स भी लगे हुए हैं। स्किड प्लेट्स क्या होता है, ये ना लोहे की चद्दरें होती हैं जो गाड़ी के नीचे लगी हुई होती हैं। तो इस गाड़ी में इंजन से लेकर के पीछे तक हर जगह पे स्किड प्लेट्स लगे हुए हैं, ताकि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी कहीं पत्थरों के ऊपर रगड़ जा रही है या कुछ हो जा रही है, तो कोई भी पत्थर ना आपके इंजन से नहीं टकराएगा। आम भाषा में स्किड प्लेट्स का काम है गाड़ी के नीचे एज अ कवर रहना और गाड़ी के जितनी भी सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको ऑफ रोडिंग के दौरान बचा के रखना। तो वो भी इस गाड़ी के अंदर पहले से लगा हुआ है। अब गाड़ी के थोड़े से ड्राइविंग मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि गाड़ी ऑटोमेटिक है, सो जो गियर्स हैं वो ऑटोमेटिक है और 9 स्पीड है, मतलब 9 गियर्स हैं और वो ऑटोमेटिकली लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्पीड में चला रहे हो गाड़ी। लेकिन उसके अलावा गाड़ी में कुछ अलग से मोड्स भी हैं। वो मोड्स क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो, ऑटो, स्नो, स्पोर्ट, सैंड एंड मड एंड रॉक, ये जो मोड्स है वो ऐसे चेंज हो जाते हैं। इनको ऐसे ऐसे करोगे आप तो जैसे स्नो से स्पोर्ट पे आ गया, सैंड, मड, रॉक, ऐसे ऐसे होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑटो मोड जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप टेरेन के हिसाब से चूज करता है अब आपकी गाड़ी को कौन सा मोड सही रहेगा। स्नो मोड जो है, अगर आप स्लिपरी सरफेस पे हो तो स्नो मोड पे लगा सकते हो। स्पोर्ट मोड पे गाड़ी थोड़ी पावरफुल हो जाती है और ज़्यादा भागती है। सैंड एंड मड तब होता है जब आप अगर जैसे डेजर्ट में जा रहे हो, रेगिस्तान में जा रहे हो, अगर आप चला रहे हो तो उसमें आप सैंड एंड मड पे डाल दो। और रॉक मोड है जब आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर रहे हो और बहुत सारे पत्थर हैं और पत्थरों के ऊपर आप जा रहे हो, रॉक क्रॉलिंग कर रहे हो, तो फिर उसके लिए रॉक मोड्स हैं। जैसे जो सैंड एंड मड वाला है उसमें लिटरली डेजर्ट के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हो। और मेरा सपना है कि मैं एक बार इस गाड़ी को सैंड के ऊपर दौड़ाऊंगा जरूर। कब करूंगा पता नहीं, लेकिन करूंगा जरूर। तो जो ये सारी चीजें करनी है ना, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया भर में मैं जब घूमूंगा इस गाड़ी से तो ऐसी जगह तो बहुत सारी आएंगी ना। लेकिन अब आते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल्ड टेक्निकल इंफॉर्मेशन की तरफ। अब देखो, इसमें 4WD लो है। अब ये 4WD लो क्या होता है, इसमें ना चारों टायर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। जब आप बहुत ऐसे ऑफ रोडिंग कर रहे हो और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो ना, तब बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है चारों टायर्स में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप मिल सके आपको और आप ज्यादा से ज्यादा ऊंचे और डिफिकल्ट टेरेन्स में गाड़ी को चढ़ा सको लिटरली। अब उसके बगल में जो होता है ये है ड्राइव लॉक। अब ये जो डिफरेंशियल लॉक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छे तो मुझे भी नहीं मालूम है, बट जितना मुझे पता है उतना मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे गाड़ी जब कहीं फंस जाती है और कोई टायर स्लिप करने लग जाता है ना, तो उस वक्त पे ये टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे टायर्स जो स्लिप नहीं कर रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे देती है, उनको बहुत ज्यादा पावर दे देती है। तो उस एक टायर की पावर से गाड़ी निकल जाती है अगर जहां भी फंसी हुई है वहां से। तो ये उसके लिए होता है। तो ये जो सारे फीचर्स है ना, ये ऑफ रोडिंग से है, जो मैंने अभी तक करी नहीं है, ठीक है। बट उम्मीद है कि इस ट्रिप में मैं एक ऑफ रोडिंग जरूर करूंगा, जो कि मेरी जिंदगी की पहली ऑफ रोडिंग होगी। तो जब उसमें करूंगा ऑफ रोडिंग तो इन सब के इस्तेमाल को दिखाऊंगा, क्योंकि इस्तेमाल करूंगा तो शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा और दिखा पाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम अपने स्टीयरिंग कंट्रोल और इंफोटेनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। 8.4 इंचेस की स्क्रीन है और मेरी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो थी एप्पल कारप्ले, ताकि मैं नेविगेशन और मैप्स ये सब के लिए मुझे दिक्कत ना हो। तो वो इसके अंदर है। मैं एक बार स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। ये मेन स्क्रीन है। इस गाड़ी की अपनी खुद की नेविगेशन भी है, गाड़ी के अंदर जीपीएस है, तो आप इसके नेविगेशन सिस्टम को भी यूज कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर अपना खुद का नेटवर्क सिस्टम है, जैसे मोबाइल में होता है वैसे। तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से इस गाड़ी में अपना नेटवर्क ले सकते हो। अभी हालांकि 3 महीने या 6 महीने के लिए इसमें ऑलरेडी फ्री है, क्योंकि वो मुझे इस गाड़ी के साथ मिला था ट्रायल मेथड पे, जो मैंने अभी तक एक्टिवेट ही नहीं किया क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो मैं यूज कर सकता हूँ। बेसिकली उसके अंदर इंटरनेट भी होगा और इस गाड़ी के अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट भी है, तो आप गाड़ी के इंटरनेट से अपने मोबाइल और लैपटॉप सब कुछ चला सकते हो। गाड़ी के अंदर अपना खुद का सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, जिससे आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो गाड़ी से। गाड़ी के बटन्स यहाँ पर बने हुए हैं SOS के, जिसपे आप क्लिक करो, 1 टच कॉल है। आपने एक बार लगाया और सीधा इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल चली गई, आपको कोई फोन की और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड फीचर टू हैव। इसके अलावा यही सैटेलाइट और जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो गाड़ी की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपकी गाड़ी कभी चोरी हो गई या कहीं इधर उधर हो गई तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज इस गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं यूजिंग दोज जीपीएस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कनाडा यूएस में बहुत ठंड पड़ती है, सबको मालूम है, तो दोनों सीट्स जो हैं वो बिल्कुल गर्म हो सकते हैं और आपका जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी गर्म हो जाता है। और ये सारी चीज़ ना आप बाय डिफ़ॉल्ट में भी करके रख सकते हैं। जैसे मैं जब घर पे रहता हूँ, बाहर -15 डिग्री और गाड़ी बहुत ठंडी हो चुकी होगी, तो मुझे गाड़ी में आ करके उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी की है उससे आप रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और गाड़ी स्टार्ट होते ही गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टीयरिंग व्हील और दोनों सीट्स जो है वो गर्म हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीचर टू हैव। मतलब बहुत बार यूज़ कर
करता हूँ मैं कनाडा के अंदर, क्योंकि अदरवाइज ठंड से कुकड़ी जम जाती है भाई। अच्छा, और वेंटेड सीट्स भी है, मतलब गर्मी की जगह अगर सीट से ठंडक चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। और जीप का ना एक अपना खुद का ऐप भी है, तो आप ऐप से भी गाड़ी की सारी चीजें देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल है, प्लस आप ये भी देख सकते हो कि गाड़ी आपकी कहाँ पार्क्ड है। और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो अगर आप गाड़ी में सायरन बजाना चाहते हो वो कर सकते हो, गाड़ी के डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हो आप मोबाइल ऐप से ही, और प्लस ऐप से भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो रिमोट की जगह पे। तो रिमोट से तो आपको फिर भी गाड़ी के थोड़े आसपास होना पड़ेगा, लेकिन ऐप से आप इंडिया में बैठ करके कनाडा में गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ कूल दिस टेक्नोलॉजी इज। मैं इंडिया में बैठा और वहां से ऐप से मैं गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, या वहां बैठे बैठे मैं गाड़ी की सारे फीचर्स देख सकता हूँ, गाड़ी को लॉक कर सकता हूँ, अनलॉक कर सकता हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग। ये जो बटन है ना, ये पार्किंग ऑन, पार्किंग असिस्टेंट ऑन, इस फीचर को मैंने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन ये गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती है। पैरेलल पार्किंग या परपेंडिकुलर पार्किंग, दोनों तरह की पार्किंग बिल्कुल ऑटोमेटिक करता है गाड़ी। मतलब आप अगर गाड़ी के बगल में हो, ये मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, शहर में यहाँ पर तो नहीं है। तो मेरा काम है सिर्फ ये पार्किंग वाला बटन ऑन कर देना, एंड नाउ एवरीथिंग विल बी डन बाय द कार इटसेल्फ। लेट्स सी। अब ये जो जगह मेरे पीछे जा रही है साइड में, ये जगह खाली है और ये अपने आप सेंस करनी चाहिए इस गाड़ी को। सेंस कर लिया, स्टॉप बोल रहा है, ओके स्टॉप कर दिया गाड़ी। शिफ्ट टू रिवर्स, रिवर्स कर दिया, फिर गाड़ी पीछे जा रही है अब, ओके ऑटोमेटिकली। ओ भाई साहब, तेरी, मेरे को यकीन ही नहीं होता यार, इतना शार्प कट लेता है ना, इतना परफेक्ट पार्किंग करता है। अब बोल रहा है स्टॉप, एक बार में गाड़ी पार्क हो गई है। बहुत कमाल का फीचर है। जिन लोगों को गाड़ी, बड़ी गाड़ी खास करके अगर पार्क करने में दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए ये फीचर बिल्कुल अमेजिंग है यार, बहुत ही हेल्पफुल है। गाड़ी के अंदर 4 नॉर्मल यूएसबी सॉकेट्स हैं, गाड़ी के अंदर 2 यूएसबी सी सॉकेट्स हैं, गाड़ी के अंदर 2 कार चार्जर वाले सॉकेट्स हैं, और गाड़ी के अंदर एक प्रॉपर एसी 115 वोल्ट का जो यूएस का स्टैंडर्ड है वो भी एक है। मतलब आप डायरेक्टली कोई भी अपना अप्लायंसेस उस गाड़ी के साथ चला सकते हो। हाँ, उसकी एक लिमिट है, 1000 वॉट से नीचे का होना चाहिए वो अप्लायंस। फिर भी 1000 वॉट बहुत होता है। मेरे गाड़ी के अंदर पे फ्रिज भी है, बहुत सारी और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ड्रोन वगैरह के भी चार्जर्स है, वो सब मैं बहुत आराम से यूज कर लेता हूँ गाड़ी के अंदर। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती कहीं बाहर जाकर के कुछ भी चार्ज करने की। नाउ कमिंग टू द क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल जो है ना, इस गाड़ी का सबसे बेस्ट फीचर है मेरे लिए, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। मैं ऑलरेडी अपने ट्रिप में करीब 4500 किलोमीटर यानी 4500 किलोमीटर चला चुका हूं गाड़ी, और मैंने इतना ज्यादा यूज किया है क्रूज कंट्रोल जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्रूज कंट्रोल का बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी को आपने एक स्पीड लिमिट पे डाल दिया 120 130 पे, और फिर गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहेगी। लेकिन इसमें एक स्टेप ऊपर है, इस गाड़ी के अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है विद लेन असिस्ट। अडेप्टिव क्रूज में क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी 120 के ऊपर डाल दी और आपके सामने कोई गाड़ी 120 पे जा रही है, और अगर वो सामने वाली गाड़ी स्लो करती है, तो आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी उस गाड़ी के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने आप को स्लो कर लेगी, और फिर जब वो स्पीड करेगी तो ये स्पीड भी हो जाएगी। अगर वो गाड़ी पूरी तरीके से रुक जाती है तो ये गाड़ी भी पूरी तरीके से रुक जाएगी, और जब वो चलेगी वापस से तो फिर ये भी चल लेगी। तो ये फीचर मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, और ये बहुत कमाल का फीचर है। मतलब आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हो गाड़ी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, गाड़ी अपने आप ब्रेक ले रही होती है, अपने आप चल रही होती है। और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है सामने वाली गाड़ी से, उसके भी ऑप्शन है कि आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक। लेवल 1 जो है करीब 20 मीटर का है, और लेवल 4 जो है करीब 100 मीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा का होगा। तो ये बहुत कमाल का फीचर है। और इसमें जो लेन असिस्ट है, लेन असिस्ट क्या करता है कि आपकी गाड़ी अगर घूम रही हो तो उसके साथ साथ आपकी गाड़ी घूमती है। मतलब अगर गाड़ी आपकी लेन से बाहर जा रही हो तो ऑटोमेटिकली जो स्टीयरिंग है लेन की तरफ मुड़ जाता है। और ये इतना कमाल का फीचर है ना कि मत पूछो। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप लेन के आसपास तो पहुंच ही जाते हो, और मैं ऐसे बैठा रहता हूं और ऐसा चल रहा हूं और हल्का सा इधर देखा, और तब तक गाड़ी हल्की सी लेन की इधर हुई, स्टीयरिंग अपने आप लेफ्ट की तरफ वापस लेन में आ गया, और मेरे को भी चौंका दी, ओहो अच्छा लेन के बाहर जा रहा था मैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कूल फीचर टू हैव। सो दैट्स इट। बस फीचर्स के बारे में मैं यही इतना ही बात करना चाहता था। बाकी मैं इंटीरियर ऑफ द कार दिखाऊंगा आपको अगले एपिसोड में, और वो क्यों दिखाऊंगा अगले एपिसोड में उसके लिए मैं आपको बाहर चल के बताता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं इस गाड़ी में पूरी दुनिया कैसे घूमने वाला हूं, प्लस इस गाड़ी की कॉस्ट क्या पड़ी मेरे को, वो भी मैं आपको बाहर ही बताता हूं। सो लेट्स गो।
तो मैं इस गाड़ी के अंदर दुनिया कैसे घूमने वाला हूँ? तो यार मैं इस गाड़ी के अंदर रहने वाला हूँ। अगर आपको याद होगा, मैंने कई साल पहले कैरावैन सीरीज़ की थी इंडिया के अंदर, जहाँ पर मैं अपने पग के साथ 8000 किलोमीटर मैंने कैरावैन में ट्रैवल किया था पूरी इंडिया में, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। उस ट्रिप से मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर आपको दुनिया घूमनी है ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है दुनिया घूमने का कि अगर आपकी गाड़ी में ही आप रह सकते हो तो। बट कैरावैन का जो क्रेज है ना, वो कोविड के बाद थोड़ा सा कम हो गया। उसके बहुत प्रैक्टिकल रीजंस है, क्योंकि कैरावैन जो गाड़ी है ना, वो आप सिर्फ रेंट पे ले सकते हो। और अगर पूरी दुनिया आपको घूमनी है, या अगर आपको लंबे समय के लिए अपने इंडिया में भी घूमना है अगर, तो उसके लिए आपको कैरावैन बहुत लंबे टाइम के लिए रेंट करनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, पहला रीजन। दूसरा, अगर आप कैरावैन खुद खरीद लेते हो, अगर अपनी गाड़ी खरीद लेते हो, तो वो एक तो बहुत महंगी गाड़ी आती है। दूसरा, अगर आप उसको घूम नहीं रहे हो उसमें, तो फिर उसका कोई दूसरा प्रैक्टिकल यूज नहीं है। आप उसको डेली कम्यूटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया में। वो बड़े गाड़ियों में आती है तो बहुत जगह पे एंट्री परमिट्स नहीं होती, पार्किंग में प्रॉब्लम होती है, स्पीड लिमिट्स होती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब उस गाड़ी को आप सिर्फ घूमने के लिए यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप उसको किसी प्रैक्टिकल यूज के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से ना कैरावैनिंग का क्रेज जो है वो कोविड के बाद थोड़ा सा कम हो गया, और शायद और भी डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव अफेयर भी है कैरावैन को मेंटेन करना। प्लस ड्राइविंग में भी थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, चाहे आप कितने भी अच्छी गाड़ी ले लो, लेकिन वो इतनी साइज में बड़ी होती है कि वो थोड़ी तकलीफ तो होती है उसमें। तो कैरावैनिंग को ना धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है ये न्यू स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग, को कहते हैं ओवरलैंडिंग। ओवरलैंडिंग का मतलब होता है जब आप अपनी गाड़ी के अंदर, जो आपकी नॉर्मल कार होती है, जो कि नॉर्मल सिडान हो सकती है, हैचबैक हो सकती है, एसयूवी हो सकती है, आपकी कंफर्ट के हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से आप उस गाड़ी को अपने सोने और रहने खाने के लिए बना लेते हो, और फिर उसी गाड़ी में रहते हो। उसी गाड़ी में आपका किचन होता है, उसी गाड़ी में आपका वॉशरूम होता है, सब कुछ उसी गाड़ी में होता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओवरलैंडिंग, और मैं यही करने वाला हूं पूरी दुनिया में। मैं ऑलरेडी एक ट्रिप पे आ चुका हूं, ये मेरा ट्रिप चल रहा है, और आज इस वक्त पे 7वां या 8वां दिन है मेरे ट्रिप का, और ये आप पहले एपिसोड में देख रहे हो। लेकिन आज से इस गाड़ी में एक्चुअल जो ओवरलैंडिंग है वो शुरू हो रही है, क्योंकि ओवरलैंडिंग मैं जिस जगह पे करना चाहता था ना, वो जगह जहां मैं रहता हूं वहां से काफी दूर थी। करीब 4500 किलोमीटर दूर हूं मैं इस वक्त पे जहां मैं रहता हूं वहां से। इन 4500 किलोमीटर के बीच में मैंने ओवरलैंडिंग नहीं करी है, यानी मैंने गाड़ी के अंदर नहीं सोया, क्योंकि मेरे पास काउच सर्फिंग जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे, जहां पर मैं बहुत अमेजिंग लोगों के साथ रहा इन 7-8 दिनों में, और कुछ बहुत अमेजिंग प्लेसेस भी देखी है मैंने, जो कि आप आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हो। लेकिन आज इस जगह से ओवरलैंडिंग शुरू होने वाली है, तो आप आने वाले एपिसोड्स में, इस जगह के बाद वाले एपिसोड्स में देखोगे कि मैं अपनी गाड़ी में ऑफ रोडिंग भी कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में कैंपिंग भी कर रहा हूँ। कई सारी चीजें मैं इस सीरीज में ऐसी करने वाला हूँ जो मैंने आज के पहले कभी नहीं करी है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपको भी मजा आएगा वो देख करके, क्योंकि मेरे अंदर भी ना वो पहली बार करने का जो थ्रिल होता है ना, वो है। जैसे मैं ऑफ रोडिंग पहली बार करना चाहूंगा, फिर मैं किसी वाइल्ड जगह पे वाइल्ड कैंपिंग पहली बार करूंगा, फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि किसी बड़े शहर में अच्छे लोकेशंस पे भी मैं कार कैंपिंग करूं। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीजों में आपको बहुत मजा आएगा। मैं ऐसी रिमोट प्लेसेस और छोटे छोटे टाउन्स या एक्सट्रीम रिमोट प्लेसेस भी इस गाड़ी के साथ एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो ये गाड़ी अपने 4x4 कैपेबिलिटीज की वजह से इतनी पावरफुल है कि ये किसी भी तरह के टेरेन में मुझे लेकर के जा सकती है। और दूसरा, मैं इस गाड़ी के अंदर बहुत ऐसे सारे सामान लगा चुका हूँ जिसकी वजह से मैं इस गाड़ी के अंदर रह सकता हूँ। तो मेरे पास एक इतना कैपेबल घर है जो दुनिया के बहुत एक्सट्रीम टेरेन्स में भी लेकर के जा सकता है मुझे। तो आई थिंक दैट्स इट। अब और कुछ तो रहता नहीं है। हाँ, एक जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये गाड़ी कितने की पड़ी। तो ये गाड़ी पड़ी है मुझे विद टैक्सेस, जो कि 13% है कनाडा के अंदर, 66,000 की। 62,000 की पड़नी चाहिए थी। $4,000 का मैंने कुछ एडिशनल वारंटी ली है, कुछ और इंश्योरेंस था, कुछ करके मैंने $4,000 लिए, जो कि ऑप्शनल चीज़ें थी, बट मुझे मेरे ट्रिप के हिसाब से मुझे वो ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने ली है। अदरवाइज ये 62,500 के आसपास पड़ती विद टैक्सेस, जो कि हो गया इंडियन रुपीज़ में करीब 37-38 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, यही सेम गाड़ी इंडिया में ग्रैंड चिरोकी, जो इसका बड़ा वर्जन है, जो यहाँ पर करीब $10,000 महंगी है इस गाड़ी से, वो वहाँ पर है करीब 84 लाख की। तो इंडिया में ये गाड़ी करीब 70 लाख की होती, जो मेरा अंदाजा है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे सिर्फ 37-38 लाख रुपए की पड़ी है। तो कनाडा से ये गाड़ी लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इंडिया के कंपैरिजन में
यहाँ पर गाड़ी बहुत सस्ती पड़ती है, करीब करीब आधा रेट हो गया। और दूसरा, गाड़ी में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग मिल जाता है मुझे, जो ज़्यादातर देशों में है। तो जब मैं दुनिया में ट्रैवल करूँगा तो मुझे वहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने गाड़ी ली है कनाडा में, और मैं इससे दुनिया घूमने वाला हूँ। तो आई थिंक दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम दिस एपिसोड। आई होप आपको मजा आया होगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दी अपकमिंग एपिसोड्स विद यू गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का ट्रिप होने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ जो मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ ज़िंदगी में। तो वो पहली इंटरनेशनल ट्रिप की जो थ्रिल थी आज से 7-8 साल पहले, कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे पूरे व्लॉग सीरीज़ में भी, क्योंकि जैसा मैं फील करूँगा वैसा ही कैमरे पर दिखेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा इस सीरीज़ में, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स सी हाउ द टाइम एंड द ट्रिप अनफोल्ड्स इन द कमिंग डेज. So that's it from this episode and this beautiful place. So see you again from those upcoming episodes. Until then, keep traveling and keep watching Desi Tours. Bye bye. Take care. Disrespect my name, you what? It's fun to end it, it's the class. You may think it's fun and game, but some say the time is up. Who got the game in like? If you pretend the dog, pain, but you take aim on the job from the police in the car. Running with King Kong, bullets rain down like it's thunder. Ready and now, she got the glass, she put you under. You know we game town on the front line till it's over. Keep it the dances for ya, like a soldier.